by 3. F फोर्स है, power delivered by F will depend upon displacement कैसे? कैसे करते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यार जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की S की कितनी पावर पर बेटा? -1/3 पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट S की पावर 1/3 पर डिपेंडेंट है, एक जुगाड़ कर सकते हैं। क्या जुगाड़ कर सकते हैं? हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट तो बन जाएगा S की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय K। अब F फिक्स है कि वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो मेरे हिसाब से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे और dw निकालेंगे, क्योंकि पावर के कई सारे फार्मूले। काश एवरेज पावर की बात करता। अच्छा, एवरेज केवल तब होगा जब इंटरवल ऑफ टाइम होगा, और इंस्टेंट कब होगा? जब किसी क्षण की बात होगी। तो इंस्टेंट पावर का जनरल फार्मूला P बराबर, याद करो, dw/dt, राइट? सो dw/dt को फोड़ के लिखो, तरह से क्या लिख सकते हो? F ds/dt। वैसे कौन-सी बात है? स्मॉल फैक्टर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है भाई, चलो फोड़ के लिखा जाए। सो P बराबर हाँ जी, F की जगह कुछ और तो नहीं करना है, पहले इंटीग्रेट करके वक्र निकाल दे। ऐसे भी कर सकते हैं, S की पावर लिखते हैं, ds/dt वेलोसिटी आ जाएगा, यहाँ से A आ जाएगा, कांस्टेंट फोर्स है ना। F की जगह as power 1/3 into ds/dt। ds/dt मेरे हिसाब से वेलोसिटी बन जाएगी, और वेलोसिटी अगर बन जाएगी तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से कोरिलेट कर सकते हो। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से कोरिलेट कर सकते हो। उसका तरीका क्या है? फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन। किसी ने क्या सवाल पता नहीं, सीट लगा नहीं आती कभी भी, ये क्लास में चलती है। किसी ने क्या क्वेश्चन, नहीं आंसर तक तो पहुंचेगी, अप्रोच मिल जाएगा, जल्दी हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। किसी ने क्या सवाल? 8वां नंबर। अरे भगवान, गलत बात है भाई। चलो सुनो, जुगाड़ करते हैं, सुनो। फोर्स अगर S की पावर पर डिपेंड है तो F बराबर क्या हो जाएगा? S की पावर 1/3। सब फोड़ के लिखा है। पावर चाहिए आपको? क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताएं कि अगर F फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऐसा, तो पावर डिलीवर्ड बाय F डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो पावर किस पर डिपेंड करेगी? पावर की डिपेंडेंसी चाहिए S पर। S की कितनी पावर पर डिपेंड चाहिए? अच्छा, तो भाई फोर्स वेरिएबल है तो वेक्टर निकाल लो पहले वेरिएबल तरीके से, फिर इसके बाद जुगाड़ आने का देखते हैं। तो वेक्टर हो जाएगा dw बराबर F.ds। सो dw बराबर, बोलो बेटा, dw बराबर F.ds करो। F का मतलब फोर्स कितना है? K S की पावर -1/3 into ds। ये स्मॉल वेक्टर है, इंटीग्रेट करो इसका कंप्लीट वेक्टर मिल जाएगा। तो पहले इंटीग्रेट कर लो, इंडेफिनिट मतलब लिमिट लगाए बिना, तो dw का इंटीग्रेशन w k रहेगा और s पावर 1/3 विद रिस्पेक्ट टू s। इंटीग्रेशन का तरीका क्या है? पावर में एक बढ़ा दो और जितना पावर आए वो कॉपी कर लो। तो पावर है कितनी? -1/3, एक बढ़ाओ -1/3 + 1। तो माइनस के 1/3 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आई थिंक बन जाएगा 3 बन जाए, 3 में 1 चला गया 2/3। सो इट इज s पावर 2/3 अपॉन 2/3, राइट? इतनी बटन। चलो जुगाड़ हो गया, वापस मिल गया, वक्टर मिल गया। अब तो जाओ, वक्टर कितना आ गया बेटा? बोल दो जाओ, 3 कहां जाएगा? ऊपर। 2 कहां रहेगा? नीचे। के s की पावर 2/3। देखिए आपकी तरह मैं भी एक विद्यार्थी की तरह सवाल कर रहा हूं, हमें टीचर की तरह सवाल लगा रहे हैं, चीज की प्रैक्टिस करते हैं। समझो बात को, हम चले F बराबर, समझना क्या समझाना चाह रहे हैं? F की रिलेशनशिप दी गई, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था कैसे बढ़े, लेकिन हमने क्वेश्चन पर फोकस किया। क्वेश्चन कह रहा था P का S के साथ संबंध बताइए। तो P का S के साथ संबंध, श्योर नहीं कि इस तरीका बिल्कुल सही है, हम आपके साथ लगा रहे हैं। F का S के साथ रिलेशन दिया था, हमें पता चला फोर्स फिक्स नहीं बल्कि फोर्स वेरिएबल है। जैसे वेरिएबल अंदाजा लगा, हमने सबसे पहले क्या निकाला बेटा? dw की जगह लिखा F into ds। F का फंक्शन लिखा s पावर -1/3 into ds, दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेशन, वक्टर निकला है। वक्टर फिक्स है कि वेरिएबल? वक्टर भी वेरिएबल। अगर वक्टर वेरिएबल है तो क्या वक्टर वेरिएबल को कुछ सोच सकते हो? हम सोचने का तरीका बता रहे हैं। पावर बराबर
रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? पावर बराबर डी बाई डी टी ऑफ, बोलते जाना बेटा, बट डब्ल्यू कितना है? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। एक कांस्टेंट नंबर है, इसको कांस्टेंट मान लो, सी मान लो, डिस्टर्ब नहीं करेगा, सी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट मान रहा है, क्योंकि हमको प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, में आंसर नहीं चाहिए। कांस्टेंट एस की पावर कितना बेटा? एस की पावर 2/3। अब सुनो ध्यान से, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है, ये वेरिएबल एस है और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टी। तो पहले तो एक बार जैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है वैसे ही कर दें, और जरा क्या आ जाएगा? टी कांस्टेंट को मत छेड़ो, पावर बिकम्स कोएफिशिएंट और एस की पावर 2/3 में एक कम करो, फिर जो कहता है डिफरेंशिएशन में पावर बिकम्स कोएफिशिएंट एंड पावर रिड्यूस बाय 1, तो 2/3 में कम हो जाएगा माइनस का 1/3। लेकिन ये s था, ये t था, ये अलग वेरिएबल था, ये अलग वेरिएबल था, तो एक बार आपको ds अपॉन dt फिर से लिखना पड़ेगा। क्या तरीका समझ पा रहे हो? जब भी कभी किसी डिफरेंट वेरिएबल का डिफरेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जैसे करते हो पहले वैसे कर लो, लास्ट में क्षमा मांग लो, लास्ट में सॉरी बोल दो, ds बाय dt लिख दो। अगर x होता तो ds बाय dt लिखते, b होता तो dt बाय dt लिख देते, राइट? हां, अगर ये t होता तो ये t होता तो आंसर यहीं पर स्टॉप हो जाता, राइट? अब देखो क्या बन गया, पावर बराबर और बेटा कांस्टेंट, अच्छा ये सब भी कांस्टेंट है, ये सब भी तो कांस्टेंट है, इसे आप मान लीजिए c डैश, s की पावर बेटा माइनस ऑफ 1/3, ये क्या बन गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन गया वेलोसिटी। आई थिंक क्लियर, ठीक? यहां तक प्रॉब्लम पहुंचा? अब सुनो ध्यान से, अब जुगाड़ करते हैं, अब बी तक पहुंचना है। कोई ऐसा जुगाड़ है जिससे आप एफ एस के कनेक्शन से बी तक पहुंच जाओ? कोशिश कर सकते हैं, एक बार कोशिश कर सकते हैं, देखना जरा कैसे। एफ की जगह क्या लिख सकते हो? पहले समझ लो रिलेशन क्या है, इंफॉर्मेशन जो दी गई उसी का इस्तेमाल करें। एफ बराबर के एस की पावर माइनस 1/3, ये सवाल में से पहली लाइन में बोला गया, ये देखिए, वही कॉपी कर लिया। जितनी जानकारियां मिल रही, हेलो, उतनी इकट्ठा कर ली। अब मामला फंस रहा डी पर, बी की जानकारी नहीं है, हम फिर सोचना शुरू करेंगे शुरू से। एफ की जगह क्या लिख लें? एफ की जगह एम ए बराबर के इंटू ओल्डा एस पावर माइनस 1/3। क्या चाहिए? कोई ऐसा फार्मूला जिसमें एस आता हो, एक्सेलरेशन वाले फार्मूले, हमें दो आते हैं, आपको भी दो आने चाहिए। एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है बेटा dv अपॉन dt, और एक्सेलरेशन हम कहते हैं ऊपर ds लगा दो और नीचे ds लगा दो, ds अपॉन dt क्या बन जाएगा? v। तो क्या आप इसे v dv by ds लिख सकते हो? ये लीजिए v dv by ds। पता है एक्सेलरेशन के फार्मूले में मास कांस्टेंट, एक्सेलरेशन की जगह बेटा होते जाओ, एक्सेलरेशन की जगह v into dv upon ds बराबर इसके कांस्टेंट टाइम s की पावर माइनस 1/3। लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो v मल्टीप्लाई बाय dv, v मल्टीप्लाई बाय dv बराबर, पकड़ना बात को, k कैसा नंबर? कांस्टेंट, m कैसा नंबर? कांस्टेंट। या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खेल रहे हो और उसमें कौन सी नई बात है? इसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, s की पावर माइनस 1/3 into ds। क्या करें? इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट। v dv का इंटीग्रेशन बेटा v स्क्वायर बाय 2, k कैसा नंबर? कांस्टेंट, m कैसा नंबर? कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कर रहे हो, पावर एक बढ़ा दो, माइनस 1/3 एक बढ़ाओ, बिल्कुल वहां जैसा 2/3 अपॉन में 2/3, राइट? प्रोपोर्शनलिटी पकड़ना, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो, प्रोपोर्शनलिटी पकड़ो। अगर सीधे बात करना, जो सीधे आंसर पर कूदने वाले हैं, सीधे आंसर पर स्क्वायर हटाओगे, क्या बैक 2 हटा दें? अच्छा ये 3 कहां जाएगा? 2 कहां रहेगा? नीचे 2 था, इस 2 से 2 स्क्वायर हटाओगे तो क्या ये सब रूट में आ जाएंगे? और ध्यान समझना, जल्दबाजी मत करना, ये सब रूट में आ जाएंगे, सब रूट में आ जाएगा। तो v की डिपेंडेंसी, आंसर मत देखो, हमने कहा प्रोपोर्शनलिटी देखो, v की डिपेंडेंसी s की कितनी पावर पर है? 2/3 पर है कि रूट 2/3 पर? पावर होगी, ये तो पावर है, तो इसको आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान सोच के ना, v प्रोपोर्शनल टू s की पावर 2/3, और रूट का मतलब क्या होता है बेटा? हाफ पावर, हाफ है पावर मल्टीप्लाई, तो 2/3 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो v प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1/3। कॉपी कर लो, p बराबर कांस्टेंट s की पावर 1/3 into v की पावर बेटा, और v की पावर, v कितना लिखोगे? आपने लिखा v प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1/3, तो लिखा गया s की पावर 1/3। ध्यान से देखो पावर कितनी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है,
तो -1/3 + 1/3 क्या कैंसिल हो जाएंगे? तो s की पावर कितना बचेगा? एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 या आप लिख सकते हो p प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हटा दो s की पावर 0 है। कोई ऑप्शन चेक कर लीजिए। अब याद रखोगे इस बात को, हर बार नहीं हम निकाल पाओगे, अब इसे याद रखेंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन। या मामला फंस गया होगा। बस देखो जहां फंसे बेटा वहां आपको वेलोसिटी मिसिंग थी। तो वेलोसिटी का आइडिया एक्सेलरेशन दो बार दो तरीके दे सकता है। अगर सुनो बेटा हेलो, अगर s t का फंक्शन होता, अगर s t का फंक्शन होता तो मैं ds by dv/dt सिलेक्ट कर लेता, क्योंकि t में आंसर आता। यहां मामला v और s का था तो हमने v dv/ds सिलेक्ट कर लिया। नोट कर ले, d पार्ट सही बेटा सर। अच्छा सवाल है, इत्मीनान से नोट करें। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे करें प्रोसेस, तो ये पहले स्टेप्स हैं, ये सब पहले स्टेप्स हैं, ये आपका लास्ट स्टेप है, ये आपका साइड वर्क। सिमिलर सवाल 8वां नंबर बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, समझ लें। अगर f प्रोपोर्शनल टू, सही बच्चे एक बार फिर से देखें, ऐसा दिया है, डायरेक्ट स्टेप समझिए। f प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे बेटा, कांस्टेंट आएगा f s की पावर माइनस ऑफ 1/3। पावर का एक और फार्मूला आता है आपको याद हो, पावर बराबर बेटा f v cos ऑफ थीटा। थीटा एंगल है, वो वैसे भी कोई फिक्स एंगल होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। तो पावर की डिपेंडेंसी f v पर है। अब इसमें f आपको पता है, ये लिखा हुआ है। तो पावर बराबर f की जगह डायरेक्ट लिख रहे हैं k टाइम्स ऑफ s की पावर माइनस 1/3। v की जगह क्या लिखें, मिसिंग है, पता करते हैं। वेलोसिटी पता करने का तरीका फिर समझना इसी बात, यहां से यहां पहुंचे, यहां से इधर पहुंचे। देखें जरा, f की जगह पर ma बराबर ये लिखा है हुआ है k s की पावर माइनस 1/3। एक है एक्सेलरेशन, इसे आप लिख सकते हो v dv अपॉन ds। एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका है, एक्सेलरेशन को dv by dt भी लिखा जा सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या v dv by ds भी लिख सकते हो। जैसी जरूरत वैसा इस्तेमाल करो। हम क्यों dv by dt नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि सवाल में टाइम का कोई जिक्र नहीं किया गया, सवाल में तो पोजीशन पर सवाल है, आंसर भी पोजीशन पर है, s पर दिया है, तो v dv by ds इस्तेमाल करेंगे। अच्छा m को नीचे फेंक दो बेटा, तो बन जाएगा k by m into s की पावर बेटा माइनस 1/3। अब लॉजिकली समझो, ये इधर क्या बनेगा फटाफट समझना, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, सवाल सॉल्व नहीं करना। इधर क्या बचेगा, v d by ds प्रोपोर्शनल लगा दो, सब कांस्टेंट रख दो, हटा दो। इधर क्या बचेगा, s पावर माइनस 1/3 ds। इधर इंटीग्रेशन, ये क्या बनेगा, वो तो जाओ बेटा v²/2 प्रोपोर्शनल s की पावर माइनस 1/3 में जोड़ोगे तो s की पावर 2/3 अपॉन 2/3। फिर प्रोपोर्शनलिटी पकड़ना, ध्यान से देखो, इधर 2 हटाओगे तो ये भी 2 हट जाएगा, तो v प्रोपोर्शनल s की पावर 1/3 यहां से मिल गया, इस रिलेशन से मिल गया v प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1/3। x का कॉपी पेस्ट, s पावर v की जगह लिखना बेटा s पावर 1/3 cos थीटा से वैसे मतलब नहीं, ध्यान से देखो पावर कितनी हो गई 0। सो पावर प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट पावर 0। ये भी रिलेशनशिप सही। सुनो, उल्लू बनाया तुम्हें, असल तरीका वही है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, मतलब इतना कम से कम इतना कर सकते हो, अगर आप वक्तन सोच पा रहे हो तो इतना कर सकते हो, अगर आप वक्तन सोच पा रहे हो, अगर आप फोर्स तुरंत इस्तेमाल कर रहे हो तो इतना कर सकते हो। बस समझ गए ना। चलो अब आ जाए भाई सवाल संख्या 9, तो दिख रहे 9 नंबर, 9 नंबर आंसर की ना देने का बेटा आपको पर्पस होता है। आंसर की मतलब तुम कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा दो, आंसर की नहीं मिलेगी तो परेशान हो, सॉल्यूशन आपको यही मिलेगा। तो बोले एक्सरसाइज तो करेगा तुम्हारा ब्रेन, जितना तुम्हारा ब्रेन जिम करेगा उतना शक्तिशाली होगा। 9 नंबर, given plot shows the variation of u with the potential energy of interaction between two particles with distance separation r। एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन कौन से पोजीशन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, कहां कहां अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, कहां कहां रिपल्सिव फोर्सेस। चलिए भाई बहुत बढ़िया सवाल, बेहद शानदार सवाल और बेहद ही लजीज तथा टेस्टी। ऐसा कुछ ग्राफ, इसके वैरायटी ऑफ पॉइंट दिए गए, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट सभी लोग समझेंगे। इस बात को हमने एक लेक्चर में, शायद परसों वाले लेक्चर में डिटेल डिस्कशन किया था, परसों ने, उससे पहले वाले ई और ये वाला पॉइंट बेटा एफ। चलो भाई, कल हम लोगों ने स्टेबिलिटी संबंधी कोई बात सोची थी क्या?
बेटा जितना भी सवाल पढ़ें कृपया उसके ऑप्शन जरूर पढ़ा करें। ऑप्शन बताता है कि किस दायरे में सोचना है, राइट। ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है? पहला है डी एंड डी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा इक्विलिब्रियम होता क्या यार? इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर कोई पार्टिकल नेट फोर्स जीरो महसूस करे। एक काम करें, नेट फोर्स जीरो यानी हमें एफ चाहिए। सुन ध्यान से, ग्राफ किसके किसके बीच का है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन। ग्राफ किसके बीच का है? पोजीशन को एक्स कह लो, पोजीशन को आर कह लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अच्छा फोर्स का, अच्छा तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? बहुत अच्छा बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जब किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है? जीरो। अच्छा नेट फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी से कोई संबंध है क्या? यार जो बातें सवाल में दी जाएंगी वो दायरे में सोचना सिखाएंगी आपको, समझना है। अच्छा इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, फोर्स का ग्राफ से क्या संबंध है? याद करो, फोर्स का संबंध है F का रिलेशन होता है F बराबर माइनस ऑफ du अपॉन dx। अगर x की बात कर रहा है x लिख लो, r की बात करें r लिख लो, y की बात करें y लिख लो, राइट। अच्छा असल में du by dx क्या है? ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ इसी ग्राफ का स्लोप बराबर d ऑफ y एक्सिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x एक्सिस क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये स्लोप की चर्चा कर रहा, ये फोर्स की चर्चा कर रहा, ये इक्विलिब्रियम। अच्छा बताओ जिन जिन पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम होगा वहां नेट फोर्स कितना? जीरो। और नेट फोर्स जीरो मतलब F बराबर जीरो और F बराबर जीरो। ध्यान से देखो ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? du dx नहीं, ये इस ग्राफ के संबंध में क्या लिखा है? स्लोप ऑफ ग्राफ लिखा है। क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप मैं लिख दे रहा हूं, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ, u वर्सेस पोजीशन ग्राफ, बरोबर? d ऑफ y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन d ऑफ x एक्सिस क्वांटिटी। आंसर दीजिए बेटा, इक्विलिब्रियम पर फोर्स कितना? जीरो। अच्छा फोर्स जीरो तो du by dx में कितना? और du by dx है क्या? तो इस पॉइंट पर स्लोप भी कितना? जीरो। कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां स्लोप जीरो? आपने कहा स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब तो tan थीटा जीरो कब होगा? आपने कहा tan थीटा जीरो तब होगा जब थीटा बराबर जीरो। अच्छा बताओ अगर स्ट्रेट लाइन होती तो डायरेक्ट थीटा देखते, अगर कर्व है तो डायरेक्ट थीटा देखेंगे टेंजेंट। तो हम हर उस पॉइंट की टेंजेंट पर गौर करना चाहते हैं जिस टेंजेंट का थीटा जीरो हो, क्योंकि थीटा जीरो मतलब tan थीटा जीरो, tan थीटा जीरो मतलब स्लोप जीरो, और स्लोप du पे dx होता है तो du by dx जीरो, और du by dx जीरो तो फोर्स जीरो, और फोर्स जीरो तो बॉडी कैसे पॉइंट पर होगी? इक्विलिब्रियम। आप सोच समझ बताइए ये पॉइंट कैसा है? जल्दी जल्दी स्टेप को बताओ ये इस पॉइंट पर हमें चेकिंग करनी है। आपने कहा सर जिस पॉइंट की टेस्टिंग करनी वहां खींचो टेंजेंट। क्या खींचो? ये खींची टेंजेंट। इस पॉइंट की टेस्टिंग करनी, खींचो टेंजेंट। बताओ इस टेंजेंट का एंगल हमेशा कहां से देखा जाता है? x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। तो इस टेंजेंट का x एक्सिस से एंगल कितना? आपने कहा सर कोई एंगल नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के और पैरेलल के बीच कोई थीटा, तो थीटा बराबर tan थीटा, tan थीटा जीरो, स्लोप भी du by dx, और du by dx ही क्या होता है? फोर्स भी कितना? जीरो। जहां फोर्स जीरो वहां कौन सा पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटा। ये इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है। ये वाला पॉइंट बेटा ये भी इक्विलिब्रियम। अच्छा क्या फर्क है इक्विलिब्रियम में? बोलते चलो सब तुम्हें आता है। फर्क है क्या? कोई स्टेबल होगा, कोई आपसे कहा u वर्सेस s ग्राफ में गेन छोड़ दिया करो। गेन जहां तुम्हें लगे स्टेबल वही स्टेबल, गेन जहां स्टेबल गेन छोड़ते हैं। बोलो स्टेबल, ये वाला अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, छोड़ दिया, राइट। मेरे हिसाब से प्लीज आंसर दीजिए, मेरे हिसाब से, हम सब के हिसाब से ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है क्योंकि इन पॉइंट्स पर स्लोप जीरो, tan थीटा जीरो, du by dx जीरो, फोर्स जीरो। यहां स्लोप जीरो नहीं, यहां टोटल कुछ आएगा, कब कुछ एंगल बनेगा, स्लोप जीरो नहीं, यहां भी पहला पॉइंट पढ़ो, सही गलत पढ़ लीजिए होते जाइए कुछ और भी दिखाना किसी का। हाँ जी स्लोप गलत है, पक्का। एक बात और, अब अगर ग्राफ गलती से हम चेंज कर दें, प्लीज ध्यान रखना, वो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, और तुमने रखा कुछ है और गलती से आप कुछ पूछ लिया, फंस जाओगे। अच्छा मान लीजिए बच्चों ऐसा ग्राफ बना के दे, और ध्यान से ना नौ नंबर ग्राफ में और इस एग्जांपल वाले ग्राफ में क्या है? वो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन, फोर्स वर्सेस पोजीशन।
इसमें स्लोप बताएगा फोर्स, इसमें स्लोप बताएगा फोर्स, इसमें एक मिनट इसमें डायरेक्ट फोर्स देख सकते हो। अरे फोर्स खराब यार, आंसर दीजिए। यहां फोर्स कितना? जीरो। अरे भाई फोर्स बढ़ेगा घटेगा, घटते घटते कितना पहुंचा? जीरो। इस पोजीशन पर फोर्स का कोऑर्डिनेट जीरो। यहां भी फोर्स, यहां भी इक्विलिब्रियम, यहां भी फर्क समझना है। ये किसका ग्राफ है? पोजीशन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इसका स्लोप चेक करोगे। ये किसका ग्राफ है? फोर्स वर्सेस एक्स। इसको डायरेक्ट चेक करो। बस समझ पा रहे हो ना? अगर कभी कंफ्यूज कर जाएगा तो मैंने आपके माइंड का ब्लॉकेज खोल दिया। अच्छा इसका एरिया क्या देगा? डॉक्टर देगा एफएक्स ग्राफ का। चलो ये जरूरी था बताना, नहीं आप कंफ्यूज ना हो। चलिए अब जरा बताइए। हाँ जी कहां पे? हाँ बी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है। du by dx डिफाइन नहीं होगा। u is equal to 0 so du by dx is not differentiable function। डिफरेंशिएट होगा ही, ये मैथमेटिकल बात है ना? सोल्यूशन से। चलिए तो बेटा आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, आपके लगभग सारी जानकारी, कुछ जानकारी हम लोग खोज रहे हैं राइट। अच्छा एक बात और हम पूरी चर्चा करते हैं फिर सवालों के ऑप्शन पर आते हैं। प्लीज नोट करो बेटा, नोट नहीं करो, तुम्हें कसम है नोट नहीं करो। अच्छा इस ग्राफ में फोर्स बन सकता है क्या? फोड़ देखो इस ग्राफ में फोर्स बन सकता है? u वर्सेस x ग्राफ का स्लोप मिल जाए, उसका स्लोप du by dx होता है और स्लोप du by dx होता है, लेकिन फोर्स माइनस du by dx होता है। एक काम करें, हम आज का फोर्स चेक कर सकते हैं, चेक करें जहां को वहां चेक कर लें। तो सबसे पहले आप मान लीजिए हम B पॉइंट पर टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? B पॉइंट पर टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग B पॉइंट के इधर एक टेंजेंट खींचते क्या है? एक टेंजेंट खींचे, आप ऐसा भी कर सकते हो कि C पॉइंट के दोनों तरफ टेंजेंट खींच लो और E पॉइंट के दोनों तरफ टेंजेंट खींच लो। अच्छा हेल्प करना, एक टेंजेंट यहां, एक टेंजेंट यहां खींच दिया। टेंजेंट का स्लोप क्या देगा? पता सी करो, टेंजेंट का स्लोप सब लिखा बोर्ड पर, पढ़ लो du by और माइनस du by dx से क्या बनेगा? फोर्स। इतनी बात ठीक है? हेल्प करिए, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। अगर यहां बॉल रख दी जाए, बॉल को ले जाओ प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, ऊपर की मत सोचना, आगे की सोचना। अगर बॉल को ले जाओ प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, तो अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैं आपने कहा भी सर गेंद छोड़ दोगे तो गेंद यहां स्टेबल रहेगी, घूम करके वापस यहीं आ जाएगी। अगर बॉल को ले जाओगे प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, तो अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो बॉल भागती चली जाएगी कि वापस आएगी? राइट। ये बस हम पढ़ना, हम मैथ में नहीं जा रहे, हम माइनस du by dx से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आसान भाषा में सीखो। अगर गेंद को ले गए आगे, कहां ले गए? आगे, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो फोर्स कहां लगेगा? पीछे लगेगा। रिवर्स समझ पा रहे? गेंद को ले जा पीछे, ले जा पीछे भाग जाए कि वापस आगे आगे? वापस आए। फोर्स किस नेचर का है? इज इट रिपल्सिव और अट्रैक्टिव? अरे भैया दो पार्टिकल्स को आप दूर कर रहे हो, फिर से नजदीक आ जाए, इसका आपको कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं ना? ध्यान सुनिए। हर वो रीजन जिस पॉइंट पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, उस पॉइंट के आसपास आप फोर्स का रीजन या फोर्स का फोटो चेक कर सकते हैं। अच्छा एक और बात ध्यान दें, एक और बात ध्यान दीजिए, एक और बात। सपोज करो हमारे पास एक प्लस क्यू है और हमारे पास एक माइनस क्यू है, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो r है। इनके बीच फोर्स बताओ, कूलम्ब्स लॉ के कितना होगा? अगर एक q1 है और q2, फोर्स बताओ। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q1 इनटू माइनस q2 अपॉन r स्क्वायर, प्लस इनटू माइनस F इज इक्वल टू नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव है। इन दोनों के बीच नेचर कैसा है? अट्रैक्शन की रिपल्शन। F का नेगेटिव होना सिंबलाइज करता है कि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक की बस छोटी चर्चा नहीं है, चर्चा बड़ी, इसमें चर्चा पार्टिसिपेट करो, हर सवाल का उद्देश्य चर्चा करना। एक और बताओ, प्लस q1 प्लस q2 r सेपरेशन, फोर्स बताओ कितना? बोल सकते हो, तुम्हें सब आता है। F बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑफ q1 इनटू प्लस ऑफ q2 अपॉन r स्क्वायर। ये पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव। फोर्स कैसा है?
पॉजिटिव फोर्स। अब जो सोच समझ के देखो, अगर हमने फिंगर टिप से दबाने के बाद छोड़ दें, ये अट्रैक्ट होगा कि रिपेल? पॉजिटिव फोर्स सिंबलाइजेस रिपल्शन, राइट? एक बात और बताओ, जो फोर्सेस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड होंगे उन्हें पॉजिटिव फोर्स मानेंगे, जो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड होंगे उन्हें हम नेगेटिव फोर्सेस मानेंगे। अब चेक करके देखिए, अगर आप इस पॉइंट पर एक स्लोप डाल दें, इस पॉइंट पर एक स्लोप डाल दें, जहां दिल करे वहां कर लो। तो एक बार डेमो दिखा रहे हैं। अच्छा, इस ग्राफ का स्लोप थीटा, इस ग्राफ का स्लोप कितना? थीटा। थीटा से क्या मिलेगा? tan थीटा। थीटा 90 से छोटा है, थीटा 90 से छोटा, tan थीटा हमेशा पॉजिटिव है। सारी बातें बता चुके होते हैं। तो tan थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव। और tan थीटा ये हमारा स्लोप है, स्लोप है। तो फोर्स बराबर माइनस ऑफ du अपॉन dx। तो फोर्स बराबर माइनस du by dx क्या कहलाता है? अरे भाई, du by dx क्या है? स्लोप। तो माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप, माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप। f बराबर, तो चलो f बराबर माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, नेगेटिव। फोर्स का नेचर कैसा? फोर्स नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन की रिपल्शन। आसान बात ना, ये सारी बातें ना चर्चा करिए। ऑप्शन पढ़ते चलो। पहला ऑप्शन नोट ना करें बेटा, नोट ना करें बेटा, अरे सुन लो। पहला ऑप्शन क्या? B and D आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। बोर्ड देखते जाओ, सवाल पढ़ते जाओ, बोर्ड देखते जाओ। क्या B और D इक्विलिब्रियम है? नहीं भाई, गलत है, गलत है, गलत, कट करो। अच्छा, C क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम? चेक कर लो, C वास्तव में स्टेबल स्टेबल। अच्छा, इसी की जगह ऑप्शन ये भी दे देता कि E अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक, चलो नेक्स्ट। Force of interaction between two particles is attractive between point C and D। आराम से, आराम से। क्या C और D के बीच में, हेलो, C और D के, मस्त ग्राफ है, बहुत मस्त ग्राफ, बहुत कुछ सिखा रहा तुम्हें। C और D के बीच में हमें फोर्स का, एक मिनट, हमें फोर्स का नेचर पता करना है। फोर्स के दो नेचर होते हैं, अट्रैक्टिव या, अगर फोर्स नेगेटिव तो और फोर्स पॉजिटिव तो। अब फोर्स इस ग्राफ से कैसे मिल सकता है? फोर्स बराबर माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ। एंड व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज एक्चुअली tan theta. If theta is less than 90, tan theta will be positive. If theta greater than 90, tan theta will be negative. Here theta is C और D के बीच में खींची गई टेंजेंट का थीटा 90 से, अब यार C और D के बीच में खींची गई टेंजेंट का थीटा 90 से, तो tan थीटा हमेशा, tan थीटा ही क्या है? ये तो हम कह रहे हैं, असल में स्लोप क्या होता है? du by dx। तो d है माइनस नहीं, स्लोप केवल du by dx है। तो du by dx कैसा है? du by dx यानी स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। बाहर कौन लगा है? नेगेटिव। पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव। फोर्स का नेचर, और फोर्स नेचर नेगेटिव का मतलब अट्रैक्शन। पढ़ी जरा सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। Force of attraction between two particles is attractive between point C and D। सही बात है? ये देखो, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। अच्छा, D और E के बीच में क्या? ए सुनो सुनो सुनो, क्या यही स्लोप ऐसे भी चलेगी? अबे यही टेंजेंट बढ़ा दो, बिल्कुल ऐसी टेंजेंट आएगी। यहाँ भी टेंजेंट ऐसे 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 ऐसे, क्या सब एक ही जैसी टेंजेंट है? यहाँ पूरा रीजन ऐसा है जहाँ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। बात समझ पा रहे? चलो, अगर इधर अट्रैक्शन पकड़ना बात को, इधर रिपल्शन। पढ़ लो ध्यान से अगला पॉइंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन E एंड F। अच्छा बताइए, ये सब बातें सोच सकते हो ना? इधर 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 टेंजेंट कीजिए, टेंजेंट कीजिए। जिन्हें नहीं आता जीरो सुनो, जीरो सुनना, जीरो से। E और F के बीच में, फिर तो थर्ड ऑप्शन पढ़ा तुम? थर्ड ऑप्शन में ध्यान से देखो, थर्ड ऑप्शन में जो कहा गया है, कह रहा C और D के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। सही बात है? फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव, नेगेटिव आ गया। D और E के बीच में फोर्स का नेचर कैसा आएगा? अट्रैक्टिव आएगा। लेकिन लिखा क्या है? तीसरा गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आखिरी स्टेटमेंट चेक करो बेटा, सब लोग पहले तो इत्मीनान से, हमेशा सब बोलना, आखिरी बार बोलने बार नहीं बोलेंगे। E और F के बीच में, सुनना बहुत ध्यान से, E और F के बीच में, पहले मुझे बताओ, पहले कॉमन सेंस से जवाब देना। E और F के बीच में कितने तरह के फोर्स हो सकते हैं? फोर्स ब्रह्मांड में दो ही होते हैं, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अच्छा, अगर F नेगेटिव आ गया अट्रैक्टिव, पॉजिटिव आ गया रिपल्सिव। फोर्स पता कैसे करते हो? U X ग्राफ देख के फोर्स कैसे पता करते हो? आप कहते हो सामने पर दो तरीके, हम टेंजेंट देख ले और टेंजेंट का क्या चेक कर ले? थीटा। तो आपकी बात थीटा 90 से, तो आपकी बात tan थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव?
tan थीटा हो गया हमारा नेगेटिव। अच्छा tan थीटा ही हमारा स्लोप है। अब क्या स्लोप की जगह du by dx लिखते हो? तो स्लोप du by dx भी है और स्लोप हमारा tan थीटा भी है। tan थीटा यानी स्लोप कैसा रहा? नेगेटिव। अच्छा फोर्स बराबर माइनस टाइम्स ऑफ du by dx, या फिर से बोलो मेरे साथ, फोर्स बराबर माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप। स्लोप कैसा? तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो क्या पॉजिटिव है? और अगर पॉजिटिव आया फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव, स्टेटमेंट क्या लिखा है? अट्रैक्टिव रिपल्सिव। क्या स्टेटमेंट सही है? चेक कर ले। सो आई थिंक फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। अब देखिए बच्चों बातें नहीं, पोजीशन वर्सेस पोटेंशियल, पोजीशन वर्सेस आई हेल्प करो, मेरे गड़बड़ नहीं करोगे। दूसरा नाम सभी लोग सुनते चले। जितनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी ग्राफ उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। ग्राफ दिख रहा है? इसको और थोड़ा सा आई थिंक स्लैंट कर देते हैं ऐसे, राइट? कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं या दो एटम्स हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन को दिखाने वाला ग्राफ है कि कभी दूर जाएंगे तो कभी स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए नजदीक ऐसे करते हैं। ये अच्छा भाई रेडी? इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है किसके बीच में? नोट नहीं करो कभी, सब नोट ना किया करो, सुना भी करो कोई बात है। U वर्सेस x का पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन। इस ग्राफ की कौन सी बात काम की? एक बात स्लोप। इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप बोलो क्या होता है? बोलते जाओ बेटा, स्लोप क्या होता है? स्लोप दरअसल होता है tan थीटा। अच्छा बताओ, ग्राफ स्ट्रेट लाइन की कर्व है तो tan थीटा किसका? लाइन का भी टेंजेंट का? टेंजेंट का tan ऑफ थीटा। पकड़ते जाना, तो रिवाइज करा रहा है एक तरीके से, इतनी बात ठीक है? तो एक तो तुम टेंजेंट खींच लो तो उसका थीटा चेक कर लो, ये मान लो ये टेंजेंट दिख रही, ये टेंजेंट हमारा हाथ एक टेंजेंट है, थीटा दिख रहा है 90 से कम, 90 से ज्यादा, 90 से कम पकड़ लोगे ना? अच्छा tan थीटा में थीटा 90 से कम तो कौन सा? 90 से बड़ा कौन सा? बढ़िया। एक और तरीका u वर्सेस x, अरे कहते ब्रह्मांड का कोई भी ग्राफ हो उसका स्लोप एक और तरीका होता है। अब तुम चीजों को अरेंज कर रहे हो कैसे? स्लोप का मतलब क्या होता है? d of y axis quantity with respect to d of x axis quantity, so d u upon dx, राइट? इतनी बात डन? अच्छा फोर्स कैसे मिलेगा? शाबाश, माइनस ऑफ du upon dx। अच्छा du upon dx का नाम क्या है? और tan थीटा का नाम भी क्या है? तो क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ tan थीटा। सबको tan थीटा देख के डिसाइड कर ले। अच्छा जहां-जहां इक्विलिब्रियम होगा, जहां-जहां इक्विलिब्रियम होगा, वहां एफनेट कितना होना चाहिए बेटा? 0। वहां एफनेट 0 होना चाहिए, क्योंकि एफनेट 0 नेट फोर्स 0 बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल कोई सा इक्विलिब्रियम हो सकता है। और जब भी कभी u वर्सेस x ग्राफ पे इक्विलिब्रियम चेक करना हो, गेन छोड़ के देख लो, तो मान लीजिए हमारे पास 3-4 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। आंसर दीजिए बेटा, आंसर दीजिए बेटा। एक नंबर कैसा? और छोड़ो स्टेबल और स्टेबल। तो बताओ एक नंबर पर इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? क्योंकि यहां पर खींची गई टेंजेंट क्या इसके पैरेलल? पैरेलल के लिए थीटा 0 tan थीटा 0 tan थीटा 0 मतलब स्लोप 0, स्लोप 0, तो फोर्स भी 0, तो फोर्स 0, नो फोर्स, इक्विलिब्रियम। इट्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट इक्विलिब्रियम, राइट? चलो भाई ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? सका देख रखा हो, एरो लग जाएंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वाला कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब पकड़ना लिया, राइट? अच्छा बताएं इन दोनों के बीच में फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव रिपल्सिव? सब पकड़ सकते हो। चलो बताओ, पहले बताओ फोर्स निकालना आता है क्या? फोर्स कहां से मिलेगा? सीधी बात, फोर्स बराबर माइनस ऑफ tan थीटा। tan थीटा किसका? tan थीटा किसका? टेंजेंट। ये जो टेंजेंट खींच दीजिए टेंजेंट। चलो बताओ ये tan थीटा, थीटा 90 से इसके करस्पॉन्डिंग tan थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव? tan थीटा नेगेटिव। फोर्स बराबर माइनस ऑफ tan थीटा, सो माइनस ऑफ tan थीटा कैसा? नेगेटिव। अच्छा अगर फोर्स का नेचर पॉजिटिव, फोर्स अट्रैक्टिव
सब बात पकड़ लो। क्या सभी समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? चाहे तो इसे आप नोट कर सकते, एक मिनट नोट करते हो, मैं जाते हूँ। ध्यान से देखिए, ये किसका ग्राफ है? F वर्सेस X का बात पकड़ना। यहाँ फोर्स कैसा? सोच क्या रहे हो? X एक्सिस के ऊपर सब पॉजिटिव, X एक्सिस के नीचे सब कुछ, तो यहाँ फोर्सेस कैसे? अट्रैक्टिव रिपल्सिव। बोलो, अबे फोर्स पॉजिटिव, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, ये रिपल्सिव। यहाँ अट्रैक्टिव रिपल्सिव, फोर्स पॉजिटिव मतलब रिपल करेगा, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन भी प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन भी वो थोड़ा का होगा मद्रास, माइनस 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 Q1 और माइनस Q2। इसका नेचर कैसा? नेगेटिव। इसका नेचर नेगेटिव। दो के बीच फोर्स कितना लगेगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन माइनस माइनस। फोर्स का नेचर कैसा? पॉजिटिव। अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव फोर्स आना मतलब रिपल्सन का सिंबल है। आंसर दीजिए बेटा, आंसर दीजिए, याद रखना। ग्राफ के ऊपर का पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर, देखिए बहुत ध्यान समझिए, पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस में है और फोर्स का रिप्रेजेंटेशन वाई एक्सिस में है। ये पोजीशन पॉजिटिव है, इधर फोर्स पॉजिटिव है, इधर पोजीशन नेगेटिव है, इधर फोर्स नेगेटिव है। तो यहाँ फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव रिपल्सिव। फोर्स कैसा? नेगेटिव। फोर्स कैसा? अट्रैक्टिव रिपल्सिव। बात समझ पा रहे हो ना? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा बता रहा हूँ। यहाँ फोर्स कितना है? शाबाश। यहाँ फोर्स बढ़ा, घट के फिर से कितना हो गया? 0। फोर्स 0 का मतलब क्या होता है? स्टेबल भी हो सकता है। अब जरा पकड़ना, आप पार्टिकल यहाँ पे बैठा, पता सुना, पार्टिकल यहाँ बैठा, आपने कहा पार्टिकल को देख लिया था क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अच्छा देखना, ऊपर फोर्स कैसा? ऊपर फोर्स कैसा? पॉजिटिव। मतलब क्या? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन का धक्का लगा। तो अगर आपने जरा सा पीछे किया, तो ध्यान से देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पॉजिटिव फोर्स आ, जरा सा पीछे जाओगे तो पीछे में मतलब ग्राफ ऊपर उठा है, तो ये फोर्स पॉजिटिव है, आगे धक्का लगा। और ध्यान पकड़ना, वो लोग मिस कर देते इस ग्राफ को। ये फोर्स, यहाँ फोर्स देखना, इसके पीछे फोर्स है कि नहीं? इसके आगे भी फोर्स, इसके पीछे फोर्स कैसा? तो धक्का कहां की तरफ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव से। इसके नीचे धक्का कैसा? मतलब इसके आगे जाने पर ग्राफ नीचे उपलब्ध है, तो धक्का कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव धक्का आगे की पीछे? पीछे। शकल देख के बताओ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के स्टेबल, शकल देख के बताओ, स्टेबल के स्टेबल। क्या मैं समझ पा रहा हूं? अबे तुम अगर पीछे ले जा रहे हो, धक्का कहां लगेगा? आगे। और तुम आगे ले जा रहे हो, धक्का कहां लगेगा? क्या स्टेबल पोजीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई डाउट तो नहीं? एक और आंसर दीजिए, मानना है कि आपको आ गया। हेलो, फोर्स कितना? फोर्स कितना? सोच समझ कर आंसर देना। आगे जाओगे, ग्राफ है कि नहीं है? आगे जाओगे, ग्राफ है। नीचे ग्राफ के ऊपर, आगे जाने पर ग्राफ ऊपर, ध्यान देखना। पीछे जाने पर ग्राफ नीचे। अच्छा, ऊपर फोर्स कैसा? पॉजिटिव फोर्स आगे के पीछे? नीचे जाने पर ग्राफ है, यस। ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव? धक्का आगे पीछे? ओके। अगर यहां से तुमने जरा सा डिस्टर्ब किया, सुनो ध्यान से, आगे डिस्टर्ब करोगे तो आगे जाएगा, पीछे डिस्टर्ब करोगे पीछे आएगा। क्या जिधर भगा दे उधर भाग जाएगा? स्टेबल कि अनस्टेबल? ब्रह्मांड में इससे बड़ा सवाल नहीं बन सकता। नोट हाँ, एक बार फिर से बता दें। I was expecting something, ठीक है, लेकिन आप बोला करें, सही है। यहाँ फोर्स कितना? 0। एक बार ठीक है, सुना। ऊपर ग्राफ कैसा? ऊपर का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो वो यहाँ फोर्स पॉजिटिव है, यहाँ फोर्स। अच्छा, ये ग्राफ कब मिलेगा? आप इस ग्राफ पर उछलकर कब पहुंचोगे? आप इस पॉइंट के आगे जाकर पहुंचोगे कि इस पॉइंट के पीछे जाकर पहुंचोगे? तो इस पॉइंट पर पहुंचे, यानी आगे का ग्राफ मिलेगा इस पॉइंट के आगे जाने पर। यानी अगर आप इस पॉइंट के आगे गए तो ग्राफ पॉजिटिव उपलब्ध है, और पॉजिटिव ग्राफ का मतलब धक्का आगे। आप गए भी पॉइंट के आगे, धक्का भी आगे, आप भागते चले जाओ, अब वापस नहीं आओगे, मतलब आप स्टेबल नहीं थे।
आप कैसे थे? अनस्टेबल। और सोचिए इस पॉइंट के पीछे आई, धक्का भी खाने लगा था। अरे इस पॉइंट के पीछे ग्राफ नीचे उपलब्ध है, ग्राफ नीचे होने का मतलब ग्राफ नेगेटिव, नेगेटिव मतलब धक्का पीछे। तो इस पॉइंट के पीछे आए, धक्का भी पीछे लगा, तो पीछे गए, पीछे भागते चले गए। स्टेबल अनस्टेबल? अनस्टेबल। ग्राफ तो नहीं, सारी फोटो बनाओ जल्दी से। समझ लिया बेटा? ग्राफिकल समझ। क्या अभी भी कुछ लोग के मन में डाउट है? क्या अभी भी कुछ लोग के मन में डाउट है? हम चेहरे देख के समझ जाएंगे। स्कैन चलने सब पे चेहरे, कोई डाउट बता दो अभी। हाँ हाँ बताओ बताओ, बोल बोल जल्दी बोल। बताना स्कैनिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात बताओ। कौन सा किया वाला पॉइंट? पक्का कोई ऐसा अच्छा इसके नाम में स्टेबल ये वाला बता दे। ये पॉइंट के लिए छोड़ो बेटा, गड़बड़ करना। एक्सिस में आगे जाना, फोर्स प्लस माइनस चेक करना। क्या बोला हमने? एक्सिस में आगे जाना, फोर्स प्लस माइनस चेक करना। और भाई इस पॉइंट पे चेक करो, इस पॉइंट इसी पॉइंट पर ग्राफ बताओ। पॉइंट के आगे जाओ, ग्राफ ऊपर मिलेगा नीचे, नीचे मतलब प्लस की माइनस, आगे पीछे। नहीं इस पॉइंट के आगे गए, ग्राफ नीचे है, नीचे मतलब पीछे, नीचे मतलब नेगेटिव फोर्स और पीछे गए, मतलब तुम कहां गए? आगे। धक्का कहां लगा? नीचे। जिधर जा रहे हो वापस आ रहे हो, ऐसा कब होता है? स्टेबिलिटी। अच्छा पार्टी सवाल से क्या टफ? मंडे सर्कुलर मोशन, और मंडे से ही जो उधर वाला बैचेस में इंफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस शुरू हो जाएगा। कल की बात है, अगर कल शाम को क्या पढ़ाएंगे? तो वैसे आई थिंक क्लास ही नहीं क्या तुम्हारी कर जाओ सब मजा। ये सर नहीं सवाल अच्छा सवाल कह रहा है कि सवाल नंबर 10 वाले इट इज फोर्स exerted by one on the block, one दो फोर्स बनाई, नॉर्मल की एक्शन फ्रिक्शन दोनों का रिजल्टेंट आएगा बीच में। वेट देंगे ना, चलो कोई नहीं, एक काम करते कोई वजन दे क्या बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पे ऑप्शंस में मत जाना, उस टाइप का सवाल कर, उसमें डेटा बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 10 आलस नहीं, ये आपकी बॉल, ये भैया बता रहे हैं ना, धैर्य रखो। इसका आंसर आ गया ओनम दिवाली बच्चों प्लीज प्लीज डोंट नॉनसेंस, यू ऑल हैविंग सेंस डूइंग नॉनसेंस। की बॉल से हमने ब्लॉक को ऐसे वो प्रेस करते हैं, कितने फोर्स से? हम अपना सवाल ले रहे हैं, एक अलग सवाल ले रहे हैं। मान लीजिए हमने इसको प्रेस किया 10 नंबर सवाल की तरह लिख देना बेटा, 10 लोग ऐसे पूरा छाप लेंगे। अंदर छापा करो बेटा, समझ तो लिया करो, इसके हम इसमें हम भी थोड़ी बेइज्जती करते रहेंगे ताकि आप जागरूक रहे। आप ऐसे जागरूक होते नहीं, जागरूक होते पहले साल सिलेक्शन हो गया होता। बेइज्जती फील करना जरूरी है। एक बात बताएं, बेइज्जती और सर्दी दो चीजें ऐसी जितनी फील करो उतनी महसूस होगी। या तो बेशर्म बन के जी लो, अगर शर्म है तो सेलेक्ट हो जाओ, नंगे बैठो। चल की कोई बात नहीं कि आपके सब वीडियो की मदद बस आपके लाइफ के एंजॉयमेंट की बात। जीवन बहुत बड़ा है, अगर एंजॉय करना चाहोगे रगड़ के जीवन मत खराब करो। लाइफ के आगे बहुत सेलेक्ट हो, वहां की लाइफ देखो क्या बढ़िया कॉलेज लाइफ, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी लाइफ, ऑसम। पढ़ाई लिखाई टेंशन छोड़ो तो भैया हां पढ़ाई लिखाई नहीं, पढ़ाई लिखाई से सोशल होते, सोशल नेटवर्किंग, चाय दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत थोड़ी देर के लिए मॉडरेट कर दो, मैं नहीं कहूंगा बंद कर दो, वही तो है ना। अब ये नहीं कहेंगे बंद करने बंद करने बंद करने पढ़ाई बंद हो गई, वो भी समस्या है। सब कुछ जारी रखो, सब कुछ जारी रखो, सब चलाते रहो, लेकिन हर चीज को बैलेंस करके चलो। लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, जितना बढ़िया अपनी लाइफ को मैनेज कर लेंगे अब हर चीज समय के साथ साथ। चलो चीज हम कंफर्म कर ले, कल की क्लास कर जाएंगे रात को 8 से 11 क्या क्या 9 से 12
जाएगा। ये बताओ कि बच्चे का लेना छुड़ा है कौन टेस्ट देगा? बच्चों पहले क्लास में क्लास कल कई जगहों पर टेस्ट नहीं, कल कई जगहों पर बड़ी क्लास नहीं, इसलिए हम अपनी क्लास कल बिल्कुल बखूबी पढ़ाएंगे। कल की क्लास का टाइमिंग 5 से 8 पूरी रात 3 घंटा क्या होगा? आप बताइए 4-7 पहला वाला दूसरा दूसरा तो एक घंटे का बंदे को हम करेंगे अपने मन की करेंगे अपने मन की कितनी आपको अधिकार दिया है। पहला दूसरा मासिक है बोल पता नहीं वही तो पता कर अभी तो चाहे जब रहिएगा चाहे वही का इंतजाम तो कल बेटा शाम में मोस्ट ऑफ द कोई क्लास मैच नहीं करेंगे गाड़ी तो शायद केमिस्ट्री कौन सा की क्लास मॉर्निंग छोड़ देंगे तो शाम में फ्री रहेंगे तो शाम को इस्तेमाल करना चाहिए। एक्चुअली है कि बहुत सारा बच्चे जब कॉमन होगा कभी नहीं देखो नेशनल नहीं पूरा कि मेरे साथ भी नहीं चलिए क्या काम है 4 से 7 एक अच्छी टाइमिंग रख लीजिए सर। अब ये बता दे अगर मन से पढ़ोगे अगर तुमने हमको कल 4 घंटे दे दिए प्रश्न में पूरी हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायनामिक्स आराम से खत्म कर देना। मतलब इतने बहुत डीप कॉन्सेप्ट नहीं जाना, जिस लेवल के सवाल आते हैं उतने केवल डिस्कस करें। 4 से 8 दे क्या? एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से निकल करके आता है कि 4 से 8 भी ली जा सकती है। 4 से 8 पढ़ाने वाला लेबर करने के लिए तैयार है। तुम्हें अंबाजी से बैठना है, इतना चिंगम जमाना, इतना चिंगम चाय का इंतजाम रहेगा। चाय का इंतजाम रहेगा। बता हमारा मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक है, क्या पता कब पागल हो जाए फ्लूइड बह जाए। वही तो हाँ इसलिए बिल्कुल आप तैयार नहीं है कि कुछ सवाल कर उसने रख दी। दूसरी बात ये बता दें फ्लूइड एक सुन लो फ्लूइड डायनामिक्स इज ऑल अबाउट मैकेनिक्स। असल मैकेनिक्स चलेगी, एनर्जी कंजर्वेशन चलेगा, F बराबर ma चलेगा, P बराबर F चलेगा, ये सब बातें चलेगी। ठीक है हाँ जी बना तो बहर नहीं टेस्ट से नहाना है सर तो बेटा चलो पढ़े लो टेस्ट नहीं खत्म नहीं हुआ है। क्या रखे ना बताओ 4 से 8 में बेटा अगर बहुमत है तो 4 से 1 मिनट में हाथ लगा दो 4 से बस 3 बातें और टॉपिक पर बात करना तो एक चाहते ही हो तो ध्यान से क्लास के तरह से मद्रास 4 से 7 कितने लोग व्यक्ति आप देखिए 5 से 8 कोई नहीं 4 से 8 चल ठीक कल की क्लास का टाइम फिक्स हो गया है। कल की क्लास का आधा घंटा हो 4 से मैं सुनो एक्चुअली 4 से 7 रखी मैक्सिमम लिमिट 8 की बाउंड्री के पहले 7:30 पौने 8 तक छोड़ प्रॉमिस नहीं समझ एक्चुअली अगर 4 को कोई करता 4 से क्लास शुरू हो जाएगी 4 सुन लो ध्यान से 4 का 4:30 बाद शुरू करेंगे 4 मतलब बहुत होगा तो 4:15 हम क्लास शुरू कर देंगे। 4 एक स्ट्रिक्ट टाइमिंग है, सभी लोग 4 बजे प्लीज आ जाएं, नहीं आ पा रहे 5 मिनट डेट चलेगा। 4:15 हम मार्कर उठा के बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर देंगे और 7:15 तक कंफर्म लिखेंगे। इसके बाद ईश्वर मालिक
बीच में ब्रेक मिलेगा। अगर हम कोई ब्रेक नहीं है। अरे आप खुद ही ब्रेक करते हैं, आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपको ध्यान से पढ़ाते नहीं, सिखाते नहीं। हाँ, ये बात सही है। आदेश आदेश आपको क्या वचन, मेरा वचन ही मेरा शासन। ऐसा सुना है कि व्यक्ति औकात नहीं कि हमारा शासन हो जाए। अब वो धन के आदमी है, आप ही लोग की बारी बनाएंगे इसलिए। नहीं, हाँ एक और बात, tomorrow there is no test. टेस्ट नहीं कोई पता है आपको? कोई टेस्ट नहीं। कल कोई भी फिजिक्स का टेस्ट, फिजिक्स की बात करो ना, बाकी सब में बचा जो भी है, मतलब कल फिजिक्स का कोई टेस्ट परफेक्ट यूटिलाइज कर, प्लीज सुनिए। एक महत्वपूर्ण संरचना हमारे मस्तिष्क में मत डालो। एक बड़े भाई की तरीके आप सबको समझा रहे हैं कि संडे इज वेरी यूजफुल डे। आप संडे में कुछ ना किया करो, केवल सुबह के घंटे खूब सोलो आराम से। टेक अ कंप्लीट रेस्ट, टुमारो टेक अ कंप्लीट रेस्ट, बिकॉज़ आई थिंक कहीं ना क्लास में ज्यादा कहीं टेस्ट है, का टेस्ट अगर होता भी से केमिस्ट्री का अगर मान लीजिए हो जाता है, अब दीजिए हम फिजिक्स का कोई टेस्ट नहीं रखना है, मोस्ट ऑफ दिनों पे क्लास भी नहीं, तो कल आराम से सो लो। उठने के बाद एक हफ्ते का प्लान किया करो। हम कितना पीछे पड़ आए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चीजें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, बहुत कुछ आता है लेकिन कुछ नहीं आता, ऐसी स्थिति होती है। तो संडे एक अच्छा दिन होता है, आप उसमें इत्मीनान से चाहे दोपहर के टाइम इंटरवल में आराम से बैठ जाओ, धूप में नहा धो कर स्वस्थ मन से। हाँ, ये बता रहे हैं, आसपास खाने की चीजें रख लो, एक चार्ट पेपर ले लो, जितना पार्ट कर चुके हो और जितना पार्ट इन फ्यूचर एक हफ्ते में करना उसको प्लान कर लिया करो, क्योंकि बिना प्लानिंग के पढ़ाई अधूरी पढ़ाई होती है। विदाउट स्ट्रेटजी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप फ्लॉप आदमी, खूब पढ़ो, बैठो की तरह मेहनत करो, कोई फायदा नहीं। एक बार देखा तो तुम्हें क्या आता है, क्या मिसिंग है, कितना तैयार करना है। पर एक बात रखना, ज्ञानी सिलेक्ट नहीं होते, ज्ञानी ही सिलेक्ट, मतलब ज्ञानी ही सिलेक्ट नहीं होता। आपके पास सही स्ट्रेटजी होगी, कम ज्ञान के साथ सिलेक्ट हो जाओ। नॉलेज कम होगा, सिलेक्शन हो सकता है। स्ट्रेटजी नहीं अच्छी होगी, खूब नॉलेज होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे हैं बहुत सारे बच्चे, काम का दिमाग भारी संख्या में है, हमें इंटरेक्शन करवा देंगे तो ये बच्चे तो यहाँ रह गए इस साल या कई साल, 2 सालों से रहे, वो उनसे ज्यादा ताकतवर जो मेडिकल कॉलेज में अंदर चलेगी। हकीकत है, लेकिन स्ट्रेटजी मैटर है ना। तो आप प्लीज कोशिश करिए कि अपने आप को समझ लीजिए, अपने आप से बात करिए, मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कोचिंग का कोर्स कैसे चल रहा है, मेरा अपना निजी स्टडी सेल्फ स्टडी कैसे चल रहा है, कैसे रिवाइज करूं, हफ्ते भर में पढ़ी गई चीजों को शाम में आधे घंटे में कैसे रिवाइज करूं। हर दिन की पढ़ाई आधे घंटे रिवाइज होनी चाहिए। आप क्लास को 100% दे सकते हैं, पता है आपको, बस आपके पास क्लास का कंटेंट घर जाके एक बार रिवाइज कर दो। चलो कोई नहीं, तुम नहीं रिवाइज कर पा रहे, क्लास 10 मिनट पहले आ जाओ, प्रश्नोशीट पर बगल वाले बात मत करो, तो रिवीजन कर, या बगल वाले से कह दो कल क्या पढ़ा था तुम बता दो, हम तुमको बता दें। जो भी पढ़ो उसको प्लीज रिवाइज करते रहो, हफ्ते में एक बार अपने आप को समय दो, अपने प्लान डिस्कस करो, अपना रूटीन एक और बना दें। सबके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त समय, सिलेक्शन कभी कम नहीं होता। पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए 4 महीने बहुत होते हैं, मतलब तो इससे ज्यादा समय अगर पढ़ना चाहते हो, और नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर ईश्वर जो चलता है चले। एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, नहीं प्लीज इट्स नॉट फॉर क्लैपिंग, ये आपको मोटिवेट करने के लिए। और जो घर का आदमी बातें बताता है उसके बताता है कि आप उसकी तालियां बजाएं, आप उसके पापा करें, हम घर के आदमी हैं, तालियां बार बार बजाना जो मोटिवेशन करने हैं, पैसा देकर, बस समझ गए ना। हाँ, तो हम आपसे केवल इतना इंस्पायर करें कि एक और बात है, जितनी जल्दी सिलेक्ट हो जाओ, नहीं जितनी जल्दी सिलेक्ट होना चाहो उतनी जल्दी हो जाओ। अगर तुमने काम में डिले किया, तुमने रिपीट मारा, तो याद करो, क्या रखना, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि जितनी यंग एज होगी मस्तिष्क की फर्टिलिटी उतनी स्ट्रांग होगी। इस बार जो बच्चे सिलेक्शन हुए उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में भारी संख्या फ्रेशर्स की थी। आपकी पढ़ाई घिसती चली जा रही, अब नॉलेज गेन कर रहे हो, स्ट्रेटजी में कमी, प्लीज सही करो उसको। कहीं मार खा रहे हो तो कभी इतने कमजोर नहीं देखना, तुम्हें खुद को समझ लिया, लापरवाही करी, उसका रिजल्ट आपके सामने, लेकिन अब ना करो। 4-5 महीने मेहनत कर लो। लेकिन मानो कोई बच्चा बाई पर, मतलब कोई कहता है पेट से सीख के नहीं आता, वो पुरानी कहावत, गाँव की कहावत, सब यही सीखते हैं, हमने भी यही सीखा, घर पढ़ा रहे वो भी यही सीखा, पढ़ने वालों, पढ़ाने वालों, डॉक्टर, इंजीनियर, सब नहीं सीखा, सबने यही सीखा, कोई मतलब बाई पर लर्न करके नहीं आया। तो आप एक और बात है, जो फर्स्ट होता है उसको कोई फास्ट बीट कर सकता है, जो फर्स्ट होता है उसको कोई फास्ट बीट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत पीछे नहीं की कंपटीशन, 18 लाख विद्यार्थियों में आप आखिरी वाले 70 लाख की काउंटिंग में हो, तो बात नहीं, 5 महीने 4 महीने प्लान करो, 11-12 की किताबें चाट डालो, मन लगा पढ़ लो, सेलेक्टेड किताबें रखो, किताबों का भंडार कभी सिलेक्शन नहीं गिराता, अपनी टेबल हमेशा साफ रखो, सारी किताबें किनारे रखो, 1-2 केवल पढ़ने वाली टेबल पर रखो। किताबें देखकर किताबों के इकट्ठा करो, किताबें कम से कम किताबों को कई बार पढ़ो, ये याद करो, कम से कम किताबों को कई बार पढ़ो, कंठस्थ हो जाएगी।
और किताबें कंठस्थ होने का मतलब रटने से नहीं होता है, कॉन्सेप्ट इतनी बार सामने से गुजरेगी कि तुम्हें अच्छा ये सही बात, ये फीलिंग है। जब किसी चीज को कई बार पढ़ो तो आपको चीजें एक ही किताब में इतना कंटेंट होता है कि तुम्हें सिलेक्शन में पढ़ा सकती है। हम दावे से कह सकते हैं कुमार मित्तल आपके मुक्तल पब्लिकेशन की किताबें चलती हैं, एनसीईआरटी की बायो ले लो, 11th 12th की फिजिक्स ले लो, 11th 12th की केमिस्ट्री ले लो, मन लगा के पढ़ लो, बड़ी बड़ी बात बता रहा तुम आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। तो किसी कॉम्पिटिटिव किताब की आवश्यकता है, बस गाइडलाइन सही होनी चाहिए, गाइडलाइन सही, मार्गदर्शन सही टीचर का होना चाहिए, आप आराम से सेलेक्ट हो जाओ। सरल सरल किताबें लगा के सिलेक्शन होता है, कठिन किताबें लगाने से आदमी ज्ञानी बनता है, सिलेक्शन थोड़ी होता है। बस समझ गए? चलिए आज ही सवाल पर आ जाइए। कल की क्लास का टाइमिंग 4 से 8 मैक्सिमम बेटा, हां 4 से 7 टाइम है, और 4 मतलब 4 सवा 4 क्लास शुरू कर दो, राइट? चलो तो भाई ध्यान देना। हालांकि एक मैसेज, एक और बात, मैसेज एक पहुंच जाएगा, उसको प्लीज एक बार रखते थे, मैसेज जरूर देख लिया करो। मैसेज ये रहेगा कि क्लास के करस्पॉन्डिंग ये रहेगा, क्लास कंफर्म है, कोई कैंसिलेशन नहीं, बिल्कुल 100% क्लास। बॉल पर एक ब्लॉक टिका दिया, इसको प्रेस करने जा रहे हैं, और इसको प्रेस हम कर रहे हैं बेटा कितने से? 120 न्यूटन से। इस सुने 20 न्यूटन से। ब्लॉक का जो वजन है वो मान लीजिए कितना? आसमान में क्या कहते हो? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। कैसे 5 की मान ले? ये 5 की 0.5 में कुछ भी मान लीजिए 5 में सही है। चलो कुछ क्या बात करो। अच्छा एक बात बताइए, ब्लॉक वॉल को प्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे ब्लॉक कर रहा है, खुद प्रेस हो रहा है, कितने से? 20 न्यूटन से। इसको मिला 20। अच्छा क्या ये आगे चल सकता है? नहीं चल सकता। इसका मतलब ये अपने ऊपर आने वाले एक्शन को, अगर ये सॉलिड बॉडी है तो अपने ऊपर आने वाले एक्शन को क्या आगे ट्रांसफर कर देगा? तो इस पर कितने का एक्शन? तो ये हमें कितना रिएक्शन देगा? 20। क्या यही 20 आगे प्रोपेगेट हो जाएगा? तो यहाँ भी कितना जाएगा? 20। तो असल में एक लाइन बोली, ब्लॉक को दीवार से सटाने के लिए हमने ब्लॉक प्लस दीवार के कॉम्बिनेशन पर किया 20 न्यूटन का एक्शन, हमें मिला इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल मतलब कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो हमें मिलेगा इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। हेल्प करिए। ये किस तरह है? हमने किस पर बनाया? ब्लॉक। कोई पार्ट टच नहीं हुआ, सीधा आगे ट्रांसफर हो। ये किस पर? इसलिए ब्लॉक ने बॉल पर किया 20 न्यूटन का एक्शन, प्रेसिंग एक्शन। तो इसको ब्लॉक को मिला दीवार से इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो n बराबर किसके? 2 बराबर, तो n बराबर 20 न्यूटन, राइट? ब्लॉक का वजन कहां की तरफ? नीचे कितना? mg। m का मतलब 5, g का मतलब 10, आंसर 50। मैं तुमसे कहता हूं यार रफनेस है, यार रफनेस का जो कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू, लेट्स सपोज 0.06 कितना? 0.6, राइट? अच्छा भाई 0.6 है, ऐसे का मतलब नहीं, मतलब यहां सरफेस में फ्रिक्शन अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। रफनेस है तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होता कितना? Fs max बराबर, बोलते जाओ बेटा, Fs max बराबर mu मल्टीप्लाई बाय n। तो पता है एनएलएफ फ्रिक्शन वर्क पर एनर्जी मिला के कितना पढ़ा दिया, तुम समझ नहीं पा रहे सवाल कहां चल रहा है। हकीकत है नहीं, तो आप अरे यार समझ नहीं पा रहे, तो मतलब ये है कि आप हर टॉपिक से एसोसिएट हैं, जुड़े हुए। सही बात है। mu बताओ कितना? mu बताओ 0.6। n कितना? n कितना? 20 मल्टीप्लाई बाय 20। 0 खत्म, डेसिमल खत्म, तो छक्के 12 न्यूटन। 12 न्यूटन का फ्रिक्शन अवेलेबल है कि काम नहीं? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन की टेंडेंसी के कितनी जरूरत, कितने की स्लिपिंग टेंडेंसी है? 50। कहां की तरफ? नीचे। तो फ्रिक्शन भी काम करेगा कहां की तरफ? ऊपर। कितना? 50 चाहिए, क्या 50 है? नहीं। तो कितना है? पूरा लगा दो, लेकिन रोक नहीं पाएगा 12, राइट? उसकी एक साफ सुथरी फोटो बना, वहां तक पेशेंट प्लीज रुक जाओ, नोट करना। ब्लॉक एंड बॉल, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। इधर की तरफ क्या था? 20 न्यूटन का प्रेसिंग एक्शन। ये किसने किस पर किया? ब्लॉक ने बॉल। इधर क्या मिला? n बराबर 20 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन। ये किसने दिया? बॉल। किसको? ब्लॉक। एक बार
हमें किसका फोर्स चाहिए? सवाल का टाइप पढ़ लो, सवाल का टाइप मान लिया 10वें की तरह सवाल है। हमें मान लीजिए चाहिए फोर्स, प्लीज थोड़े सवाल की भाषा, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन ब्लॉक, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन ब्लॉक, वॉल ने ब्लॉक पर कितना लगाया? तो बताओ ये वाला प्रतीक है कि एन वाला? एन वाला टिक करिए, हटाओ। राइट, अच्छा बताओ इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी कितने की थी? 50 न्यूटन। तो दीवार के और इसके कांटेक्ट में इसको रोकने की कोशिश करी, पूरी औकात है, औकात कितनी थी? 12। इसने खुद पर नीचे की तरफ कितना लगाया? 50। दीवार ने इसे रोकने के लिए कितना लगाया? 12। तो दीवार ने लगाया 12 अलोंग सरफेस और दीवार ने लगाया ब्लॉक पर 20 न्यूटन परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये है परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, ये अलोंग सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है और ये अलोंग कांटेक्ट फोर्स है। दोनों ही कांटेक्ट फोर्स है, दोनों ही दीवार ने ब्लॉक पर लगाए। थोड़ा देख लीजिए, दीवार ने ब्लॉक पर ऐसे रिएक्शन दिया और ऐसे रोकने की कोशिश। दीवार द्वारा, अरे भाई दीवार द्वारा, वॉल द्वारा ब्लॉक पर लगाया गया नेट फोर्स कितना होगा? देखो वेक्टर कहता है कि किसी एक पर दो वेक्टर काम करें, उनका रिजल्टेंट निकालना चाहिए, तो रिजल्टेंट निकालें। ये एफ नेट है बाय वॉल ऑन ब्लॉक। आंसर होगी कैसे लिखें? अंडर रूट के अंदर होते जाओ होते जाओ होते जाओ। अरे पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर दोनों 90 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 कितना होगा? 0। तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा? तो पहला फोर्स कितना? 12 का स्क्वायर, दूसरा फोर्स कितना? 20 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना? 144, 400, 544। रफ आइडिया ले लो, 23 न्यूटन के आसपास आएगा, जो भी आ जाए आंसर नोट कर ले। ये 10वें की तरह सवाल, 10वां ऐसा करता है, 10वां में डेटा नहीं लेकर 10वें में गलत सवाल कर। चित्र देख देख कर प्रॉब्लम सॉल्व करिए। चले 11 नंबर 11 बेटा 11 आसान है यार बच्चों, ये नहीं कर पाओ क्या भैया? 2 kg का ब्लॉक है, 40 सेंटीमीटर की हाइट से गिर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन पता करनी। क्यों है यही है? अरे यार कुछ नहीं जुगाड़ करें, लेट्स हैव अ जुगाड़। इट इज द फर्स्ट फोटो। बेटा कल इतना सिखाया, कंप्रेशन, पोटेंशियल, कंजर्वेशन, उन्हीं चीजों का एप्लीकेशन है, बस उन्हीं चीजों का, कुछ नया नहीं। स्प्रिंग की अपनी निजी जानकारी उसका के दिया है, and K is given as 1960 in terms of न्यूटन प्रति मीटर। इसमें कुछ हाइट बोले तो 40 सेंटीमीटर की जो हाइट है उस पर एक आपकी बॉडी रखी है। हाउ मच ऑफ वेट? टू प्लीज स्पीक ऑन 2 kg का बॉडी। अच्छा इसे छोड़ दीजिए, तो ब्लॉक अगर बॉडी पर गिरेगा, हाँ ब्लॉक बॉडी पर गिरे तो गिरने के बाद आई थिंक प्रेस है, ये प्रेस करता कंप्रेस करता अपने वजन की वजह से स्प्रिंग को डिफॉर्म करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। इसकी आगे पढ़ो, इसकी लास्ट पढ़ो, इस लेवल से स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। पता कितनी कंप्रेस? मान लीजिए स्प्रिंग फाइनली यहां पहुंच गई, या ब्लॉक अपने इस लेवल से यहां कहीं आ गया, कहीं मान लीजिए यहां कहीं, राइट, और स्प्रिंग कंप्रेस होते होते ऐसे पहुंचते, या ब्लॉक गिरेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस। बेटा कैसी फोटो बनानी इस बात पर ध्यान दो, प्लीज सुनो, डंडियां ना खींचनी, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। तो आपको किसके लेवल पर ध्यान देना है? प्लीज आंसर दीजिए, नोट करना मत करो। किसके लेवल पर ध्यान देना है? दो बातों पर, एक तो ब्लॉक कितना लेवल घटा, पहला क्वेश्चन। दूसरा स्प्रिंग अपने लेवल से कितना। भाई दो एलिमेंट है आपके पास, एक स्प्रिंग है, ब्लॉक है, तो ब्लॉक ने फाइनली क्या लेवल अचीव किया, इस बात पर फोकस करना है। यानी ब्लॉक की इनिशियल स्टेज को ब्लॉक की फाइनल स्टेज से कंपेयर करेंगे और स्प्रिंग की इनिशियल स्टेज को स्प्रिंग की फाइनल स्टेज से कंपेयर करेंगे। अच्छा बताइए, मान लीजिए स्प्रिंग सारी बातें एक ही चीज डिसाइड कर देगी। मान लो स्प्रिंग अपने लेवल से कितना दब गई, मान लो क्या रहता है, कितना मान x मान ले, x मान लीजिए, ब्लॉक कितना नीचे है, हालांकि एक लेवल हमें सेट कर लेना चाहिए बेटा कि 40 अगर ये लेवल है तो ब्लॉक
कितना नीचे है, अंदर ध्यान से देखो। ब्लॉक क्या इस लेवल से यहाँ कहीं पहुंच गया? तो पहले तो 40 दबा, पहले 40 गिरा और फिर स्प्रिंग को x दबाया, तो ब्लॉक टोटल कितना चला? अंडर ग्रेविटी वो चला 40 प्लस x। तो ये टोटल कंप्रेशन इसमें आ गया, ये टोटल चेंज इन हाइट आ गया 40 प्लस x। ध्यान देना, सारा मामला सेंटीमीटर में चल रहा। बस इतनी बात नहीं, उसने कहा मैक्सिमम कितना कंप्रेशन होगा, ब्लॉक जब गिरेगा तो स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना दबाएगा। बस दो फोटो पर्याप्त है, दो फोटो सोच लीजिए। ये कौन सी फोटो? इनिशियल। शाबाश। ये फोटो कौन सी? फाइनल। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, सब कुछ मुझे आपसे चाहिए। वर्क डन और प्रोसेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। शुरुआत में ब्लॉक कैसा था? रेस्ट, लास्ट में भी रेस्ट, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। हमें करना काम। अच्छा, वर्क डन में कितने टाइप की फोर्स आते हैं? 3, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एजेंट। क्या इसमें कंजर्वेटिव है? चेक करो, कंजर्वेटिव है? यस, बिल्कुल है। तो कंजर्वेटिव की जगह यू इनिशियल माइनस। क्या इसमें फ्रिक्शन जैसी बात करी गई? कैंसिल। क्या एजेंट है? कैंसिल। सीधी सीधी बात क्या हो गई? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का वर्क डन बराबर 0। मैंने ढा लिया मतलब। अब तो सब खत्म, अब तो बाबा सब खत्म। चलिए 11वें सवाल के बाद 11वें नंबर के बाद देखना जरा। आपने कहा सर केवल कंजर्वेटिव बचा, कंजर्वेटिव का वर्क डन होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल और बराबर बाकी सब तो 0 हो गए। अगर नॉन कंजर्वेटिव ना एजेंट है उनका मामला कैंसिल और बराबर चेंज इन काइनेटिक। चेंज इन काइनेटिक मतलब k फाइनल माइनस k इनिशियल। k इनिशियल भी 0, k फाइनल भी 0, क्योंकि चला था रेस्ट पर, फिर से कंप्रेस करने के बाद रेस्ट पर आ गया 0। अर्थात u इनिशियल बराबर, बोलो ना, u इनिशियल बराबर u फाइनल। ये लीजिए u के कितने पार्ट? कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपके पास स्प्रिंग का विकेट चल रहा, राइट? चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलो, बोलो बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। मास मास मास। हाँ जी भाई, अब देखो क्या ऐसे कैसे डिसाइड करते? आपने कहा सर हम एक काम करें, हम इसको सबसे नीचे, हमने आपसे कल ही कहा था कि जो सबसे आखिरी स्थिति हो, जो फाइनल स्थिति हो, उसे रेफरेंस लेवल माना करो, आसानी होगी। रेफरेंस लेवल का मतलब होता है हम यहीं से हाइट नापेंगे, यहीं से हाइट नापेंगे, अर्थात ये हाइट का न्यूनतम स्तर h बराबर 0। इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक कितनी हाइट पर? चेक करो, 40 प्लस h। तो सबसे पहले बताओ ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल के नाम पर लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलास्टिक पोटेंशियल। फाइनल के नाम पर भी दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलास्टिक पोटेंशियल। आसान आसान लिखते जा रहे बेटा। अच्छा, ग्रेविटेशनल के नाम पर कितना? बोलते जाओ। मास कितना? 2 m। नहीं पढ़े ना? चलो m g ऐसा क्यों रख रहे हैं? 9.8 का परफेक्ट मल्टीपल है, 2 गुना 200 गुना इस टाइप से आ जाएगा। इसके चाहो 10 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 भी रख के काम चलाओ, कोई समस्या नहीं। g का रेट है 9.8 इस्तेमाल करना है। m हेलो पेन नहीं चलाओ, दिमाग चलाओ। m g और पहले लेवल कितना? लेवल आंसर बोलो। इनिशियल लेवल कितना? 40 प्लस h। बस एक बात ध्यान रखना, ये मामला सेंटीमीटर में। मीटर में कन्वर्ट करें, छोड़ रखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि k न्यूटन पर मीटर। हाँ, वैसे 100 से डिवाइड कर दें, दो भैया। ये कौन सी एनर्जी आ गई? इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक बोलो कितनी? शुरुआत की फोटो स्प्रिंग कभी की रिलैक्स है। रिलैक्स का मतलब इसके पास हाफ kx स्क्वायर है कि नहीं है? kx स्क्वायर तब आता है जब इसमें कोई डिफॉर्मेशन हो। शुरुआत में स्प्रिंग मस्त मौला नेचुरल स्वरूप पर है 0 बराबर। ये हो गया हिसाब किताब। ये मामला ये है, ये मामला ये। फाइनली बताओ, फाइनली क्या सब कुछ ग्रेविटी की 0 लेवल पहुंच गया? फाइनल फोटो में क्या ये 0 लेवल पर पहुंच गया? और 0 लेवल पर पहुंचा तो मतलब mg वाला पार्ट कितना? 0। स्प्रिंग स्वस्थ है कि डिफॉर्म हो गई? कितना दब गई? स्प्रिंग अपने इनिशियल लेवल से कितना दब गई? x। तो डिफॉर्मेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ ऑफ a x स्क्वायर। लेकिन x किसमें? हाँ जी, एक काम में भी कर सकते हैं, एक काम में भी कर सकते हैं बेटा, एक काम में भी कर सकते हैं। हमने x जो भी माना है वो आएगा, आंसर आएगा, लेकिन 40 सेंटीमीटर पता है। एक काम कर ले, mgh में जो 40 सेंटीमीटर, उसको 40 बाई 100 का मतलब 0.4 मीटर, और बाकी जो कंप्रेशन है उसे x ले सकते हैं। अब ठीक कर दिया भाई, हम कह रहे हैं जो पोजीशन, जो चेंज है, इसमें ये सेंटीमीटर था और इसका मतलब कितना होता है? 0.4 मीटर। मान लो ये मीटर में, ये भी मीटर में, कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं, बच गए सब काम से, राइट? चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करिए। चलिए शुरू करें, रेडी स्टडी गो। चलो नो दो, आई थिंक 19.6 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई यहाँ बोलते जाओ बेटा, बोलो क्या छोड़ दे क्या इसको? हाँ ये एक मिनट, ये कितना हो जाएगा 19.6। बहुत चतुराई से कैलकुलेशन करना, इक्वेशन बनाना आसान काम है, सॉल्विंग थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। ये ऐसे लिख दिया, ये कितना 0.4 प्लस x बराबर हाफ की जगह हाफ, k की वैल्यू दी गई। अब आपको आश्चर्य होगा ये सब चीजें सोच समझ के, हालांकि जो प्रैक्टिस करते बच्चे उनके दिमाग में रहेंगी। सॉरी k की जगह कितना बेटा 1960 into x स्क्वायर, ये हमने इसीलिए रखा है, मतलब इस चीज का परफेक्ट मल्टीपल है। ये कितनी बार काटे कैसे? आई थिंक 100 बार काटूंगा। 2 से काटो कितना आएगा 50 आ जाएगा। आंसर क्या है 0.4 प्लस x बराबर 50x स्क्वायर। सही से लिखो इसको, सही से लिखो 50x स्क्वायर माइनस x माइनस 0.4 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सॉल्व कैसे होगी? श्रीधराचार्य, चलिए श्रीधराचार्य के पास x बराबर माइनस बी, पहले सीख लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कितना लिख दिया करो प्रतिक्रिया भाषा में। अब कंपैरिजन क्या करो, ये इक्वेशन दरअसल लिखी हुई है ax स्क्वायर आंख बंद करके प्लस bx प्लस c, नंबर छांट के बस कॉपी करने। चलो भाई माइनस b की जगह कर दो, b की जगह पर b है कौन? b है कौन? x का कोएफिशिएंट। आई रिपीट, x का कोएफिशिएंट b है, पर यहाँ x का कोएफिशिएंट -1 है, तो b बराबर -1। तो यहाँ रखना है माइनस b, ध्यान दो, माइनस और b की जगह पर -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर भैया 4, a की जगह पर क्या है? a की जगह पर 50। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। c बोलो कितना बेटा? C की जगह पर 0। कंपैरिजन चल रहा, प्लीज नोट ना करें। C की जगह पर 0.4 C की जगह पर माइनस 0.4। आई थिंक ये वाला माइनस और पहले से लगा माइनस मिलके प्लस अपॉन 2। व्हाट इज a? a is equal to 50। कंपैरिजन चल रहा है बेटा, सर इसको गुणनखंड से ही डायरेक्ट लिखा हूं, प्लस 5x माइनस 4x तब भी आ जाएगा। ये गुणनखंड से 50 चौको 220 आएगा सर, 500 के 20 हो जाएगा। 500 को 20, अच्छा डायरेक्ट हो जाएगा। अब तो कर देता हूँ। अब कर दीजिए इतनी देर समझा रहे हो, माइनस माइनस ये हो गया। अच्छे बहुत गेट रिस्पांस है, अच्छे अच्छे। माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर एक कर जाएगा। डेसिमल खत्म, ये 5 चौको 20 चौको 80 एक 80 एक कैसे रूट के बाहर आ जाए नॉर्मल, तो प्लस माइनस 9। अब कोई दिक्कत नहीं, नीचे 100 सही है। एक बार प्लस लो, एक बार पहले प्लस ले लो। 9 प्लस 1 बराबर 10/100, 1/10। एक आंसर 1/10, 1/10, 1/10 आंसर किसमें आ रहा? मीटर। 1/10 मीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर। एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है, देखो ये देखो, 9 माइनस का और 1 प्लस का, 1 में 9 चले गए, -8/100। I think 0.08 with minus sign। चेक कर लो, कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाओ। देखिए दोनों ऑप्शन लेना चाहिए, दोनों लेना चाहिए। ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन जब बिगिन करेगी तो इक्विलिब्रियम के ऊपर भी नहीं जाएगी, इक्विलिब्रियम के ऊपर मेरे हिसाब से 0.8 के आसपास जाएगी। नहीं माइनस नहीं देंगे कोई मतलब नहीं होता। x एक्चुअली है क्या? x कंप्रेशन या इलॉन्गेशन बता रहा, हमने डाउनवर्ड x को पॉजिटिव लिया है, तो ये 1/10 कंप्रेस होगी और -0.x खुद से इलॉन्गेट हो जाएगी। अब जो ऑप्शन दिया हो कोई मिल रहा होगा, 1/10 मीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर है। बहुत ध्यान से, कठिन सवाल नहीं, बिल्कुल ध्यान देना, अपने मन से एक बार देख करके स्कैन करके किया करो सवाल।
बहुत शानदार सवाल है, सवाल कोई हल्का मत समझना। वो आप लिखा था छोटा सा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर तो वो भी छोटा लिखा, 10वां नंबर मेरे हिसाब से है ना, या 9वां नंबर। चलो चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, फोटो 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 फोटो। ब्लॉक दिखाई दे रहा है? क्या तक जल्दी से ब्लॉक दिखाई दे रहा है? लगा धक्का, कहाँ चलेगा? आगे। सपोज करो यहाँ पर रखने से क्या है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? मोशन की टेंडेंसी के मुझे यानी पीछे। अच्छा बताओ, अगर ब्लॉक अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पता नहीं यहाँ कहीं पहुंच गया, ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया, क्या कर गया? ब्लॉक अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया। मान लीजिए कितना डिस्प्लेस हो गया बेटा? एस। कितना डिस्प्लेस हो गया? एस। आंसर देखिए बेटा, ड्राइविंग फोर्स कहां पे? और डिस्प्लेसमेंट में क्या? वर्क पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। जिस तरफ फोर्स चाहता था उसी तरफ वर्क हुआ। अच्छा बताइए, एक और आंसर बताइए, एक और। फ्रिक्शन का डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच एंगल 180 होता माइनस की प्लस, इसका वर्क नेगेटिव। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क यहां कैसा है? कैसा है? ब्लॉक रुका कि चल गया? जल्दी बोलो यार, रुका है कि चल गया? और अगर चल गया तो काहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन? ये स्टैटिक है कि काइनेटिक है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा गति की विरोधी दिशा में लगता है, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। तो काइनेटिक मोशन हमेशा पीछे लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे होगा। डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों के बीच एंगल 180 होगा। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच एंगल का cos 180। आंसर बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। धन्यवाद। नेगेटिव है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा हमेशा नेगेटिव। देखो देखो जल्दी देखो, टिक करो टिक करो टिक करो टिक करो। कुछ और सिखाना, कुछ और सिखाना। डोंट बी सर, मैंने मॉर्निंग शिफ्ट में लगाई थी, खाली पेट खा रहे हो आज? सब तो नहीं खा रहे, है कोई दिक्कत कर रही, ऐसे तो डायग्नोस कर लिया करो। तो बस ऐसी कुछ कहानी अपने साथ भी है, धीरे धीरे हम भी फिजिक्स के डॉक्टर बनते जा रहे हैं। प्रैक्टिस में भी कभी तक क्लिनिक कहाँ खोला है? आवश्यकता ना पड़ेगी। सुनो, फोर्स लगा। अच्छा बता जरा, ध्यान सुनना, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर कोई परफेक्ट नहीं होता, सब लीडिंग टुवर्ड्स परफेक्शन। सही परफेक्शन की ओर ब्रह्मांड में सभी। सुन ध्यान से, इस पर फोर्स लगाओ, ऊपर एक और ब्लॉक, मान लीजिए 2 किलो है। आंसर देखिए बेटा, यहाँ पर 4 kg और इन दोनों के बीच फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच। आपने ब्लॉक प्रॉब्लम करी है, लॉजिकली बताइए कौन चलेगा ड्राइव भरोसे? नीचे वाला। कौन चलेगा फ्रिक्शन भरोसे? ऊपर वाला। अच्छा बताओ, जैसे ही नीचे वाला चलेगा, तो अगर ऊपर वाले को कंबाइंड मोशन करना है, साथ साथ चलना है, तो क्या इन दोनों के बीच में ग्रिप होना जरूरी है? तो ये ग्रिप की फ्रिक्शन बनाएगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर अवेलेबल भी होगा और काम भी करेगा। कितना? जितनी जरूरत उतना काम करेगा। कौन सा दीजिए बेटा? इन दोनों के बीच। जैसे ये चला तो नीचे मान लो सरफेस स्मूथ थी, इसने फ्रिक्शन वहां नहीं किया, लेकिन ये सरफेस रफ थी। ये कह रहा भैया हम पीछे नहीं चल सकते, हमें भी नहीं चलो साथ साथ। ध्यान से देखो, ये चलेगा ड्राइव भरोसे, ये चलेगा फ्रिक्शन भरोसे। इस पर फ्रिक्शन कहां की तरफ? समझो, फ्रिक्शन कांटेक्ट सरफेस पर हमेशा मोशन टेंडेंसी के अपोजिट। तो ऊपर वाले ने नीचे वाले पर फ्रिक्शन कहां लगाया? पीछे की तरफ। फ्रिक्शन इज अ रियल फोर्स। रियल फोर्स मतलब न्यूटन्स लॉ फॉलो करेगा, और न्यूटन्स लॉ कहता है ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये हो गया, अगर एक्शन ऊपर वाले का नीचे वाले पर, तो ये हो गया रिएक्शन नीचे वाले का ऊपर वाले पर। एक्चुअली फ्रिक्शन म्यूचुअल फोर्स है। हम हमारा जो शू सोल है वो केवल प्लेटफॉर्म पर फ्रिक्शन नहीं लगा रहा, बल्कि प्लेटफॉर्म भी हमारे शू सोल पर फ्रिक्शन लगा रहा। तो ध्यान से देखो कि इन दोनों पर फ्रिक्शन दिखाई दे रहा। जैसे नीचे वाला चला, अगर ऊपर वाले को साथ साथ चलना, पकड़ बनाए रखना, पकड़ बनाए रखने के लिए फ्रिक्शन जिम्मेदार। फ्रिक्शन कैसे काम करेगा? मोशन टेंडेंसी के अपोजिट। ये वाला जाना चाहता आगे, इस पर फ्रिक्शन पीछे। फ्रिक्शन एक रियल फोर्स है। अगर ऊपर वाले ने नीचे वाले पर फ्रिक्शन पीछे लगाया, तो नीचे वाला ऊपर वाले पर फ्रिक्शन आगे लगाएगा। ये किसने लगा रहा? ये कह रहा रुक जाओ, मत चलो। ये क्या कह रहा है? साथ साथ चलो। ये इसे अपने साथ स्टैटिक कॉम्बिनेशन में रखना चाहता है, ये इसके साथ डायनामिक कॉम्बिनेशन है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये डायनामिक स्टेट पर जा रहा है, इससे कह रहा तुम भी डायनामिक हो जाओ। ये स्टैटिक स्टेट पर बना है, इस पर फोर्स नहीं लगा। ये कह रहा हम रुके, प्लीज तुम भी रुको ना। ये चला मामला। अच्छा बनाया जरा, ध्यान से देखिए, ब्लॉक कहां जा रहा है? तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कहां की तरफ?
ड्राइविंग फोर्स कितना मिलेगा? सुनो, ड्राइविंग फोर्स F मान लीजिए, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में Fd cos थीटा के हिसाब से ये फोर्स का वर्क पॉजिटिव, फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन का वर्क तो फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव। इस पर फ्रिक्शन आगे, ये इसके साथ जाएगा भी आगे, तो फ्रिक्शन भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, क्या आपकी बात है पॉजिटिव आएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क डन भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव करेगा। कौन कर ले? नंबर 13 को कोशिश करो, कंजर्वेशन आंसर आ जाएगा बहुत आसान। 3/4 वेलोसिटी स्पेंड से है, कोशिश करना एक बार आ जाए। 40 नंबर लिखें जल्दी से फटाफट। 10 किलो का मास अगर फेमिक प्रॉब्लम होती तो आप आराम से पूछ सकते हैं। 37 डिग्री इंक्लिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बात करें 0.7, पुली अरेंजमेंट और नीचे 4 kg का बात करें। गर्ल्स प्लीज बात करें बेटा। चलो अच्छा, साइंस है इसमें हिंट कर दिया, हालांकि आपको 3 4 5 वाला ट्रायंगल आता है, बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, उसने हेल्प कर दिया आपकी। और बेटा साइंस 37 बराबर और बेटा 3 बटे और cos 37 बराबर 4 बटे, तो रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, 4 बटे राइट। चलो हेल्प करो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आप इतना बता दीजिए कि द फिगर शोज अरेंजमेंट शोज द टेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग पर टेंशन। हेल्प करना बेटा, हेल्प करना चाहिए। नीचे कितना काम करेगा? जल्दी जल्दी जल्दी, नीचे 40 और जी मतलब 40। अच्छा जैसे 40 लगेगा धागा टाइट, धागा टाइट, धागे में टेंशन, रस्सी ए टेंशन ए राइट। अच्छा आंसर आती है और आंसर दीजिए। इधर कौन काम करेगा? इधर कौन काम करेगा? 10 kg का वजन नीचे की तरफ कितना? 10 10 जा 100। इसके करो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट 10 का cos 37 इधर आएगा, सॉरी 100 का cos 37, ये 100 का cos 37 इधर कौन आएगा? 100 का sin 37 राइट। अच्छा बताए 100 तो 100 बेटा, cos 37 कितना? 4/5, काटा पीटी करो क्या 80 आएगा? ध्यान से देखो 100 का 3/5 क्या ये 60 आएगा? अब सुनो, चलो सीखो सीखो। इधर कितना? इधर कितना? किधर जाए? 40 वाले की तरफ कि 60 वाले? 60 वाले की तरफ इसमें चलने की टेंडेंसी आ गई। जैसे ही चलने की टेंडेंसी आएगी, क्या चलने की टेंडेंसी का फोर्स फ्रिक्शन करेगा, तो फ्रिक्शन इस पर कहां लगेगा? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। मोशन की एक्सपेक्टेड टेंडेंसी के अपोजिट कितना काम करेगा? म्यू एन। म्यू कितना? 0.7। एन किसके बराबर? नीचे लगेगा mg का cos थीटा एज एक्शन, ऊपर मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो n किसके बराबर? n किसके बराबर? 80। तो n की जगह 80 रख दो, राइट थिंक आप 56 रिटर्न आ जाएगा 56। ये सुनो, ये फ्रिक्शन लगेगा कि अवेलेबल है? काम भी करेगा। हाँ जी, काम भी करेगा क्योंकि मोशन की टेंडेंसी इधर कितने से खींच रहे हैं? 40। इधर कितने से खींच रहे हैं? बोलो 60 से। कौन जीता? 60 वाला। क्या इसमें चलने की टेंडेंसी है? कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ। कितने की? 20। अरे 60 में से 40 देखा तो कितना बचा? 20। अरे इधर 60 इधर 40 का नेट टेंडेंसी 20 आई। नेट टेंडेंसी का पोस्ट काउंट है 20 को समझना, इधर 60 इधर 40, नेट फोर्स 60 along the plane. Net force 60 minus 40। I repeat 60 minus 40। net force कितना? 20 along the plane. तो F net is equal to 60 minus 40 that is equal to 20 Newton. 20 को रोकने की टेंडेंसी इसके पास है, जो फ्रिक्शन सरफेसेस को कंबाइन रखना चाहता है। तो फ्रिक्शन कितना काम करेगा?
जितनी जरूरत उतना, कितनी की जरूरत है रोकने की? 20। क्या 20 है? अरे 20 से ज्यादा कम से रोकेगा, चलेगा रुकेगा? चलेगा नहीं। मेरा सोच देना। और नहीं चलेगा मतलब स्टैटिक है, नहीं चलेगा मतलब स्टैटिक है। और अगर ये स्टैटिक है तो क्या इसकी एफिनिटी बैलेंस कर सकते हो? कैसे बैलेंस करो? ऊपर टेंशन, नीचे 40 बराबर चल नहीं रहा, एक्सेलरेशन 0, एफ नेट बराबर ma, ए कितना 0, तो t ऊपर की तरफ बराबर 40 न्यूटन, नीचे की तरफ टेंशन बराबर 40। मतलब ये केवल फ्रिक्शन दिया गया, टेस्टिंग के लिए सिस्टम चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं। कॉमन सेंस समझो, ये लटका हुआ है। तो इस रस्सी के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां? हेलो, रस्सी के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां? केवल इसका वजन 40 न्यूटन। आंसर कितने बच्चों ने सवाल सही किया था? 40 न्यूटन। प्लीज आंसर आए। ठीक हो बढ़िया। अगर ये चल जाता तो फिर लिखते दिस माइनस दिस बराबर ma, दिस माइनस दिस बराबर ma। फिर सॉल्व करें। गेटिंग पॉइंट? चलो बेटा, आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। 2 क्वेश्चन बचे, 13 15। अगर जरूरत पड़ती है तो आप चाहे तो डाउट काउंटर पूछ लें। हाँ, 15 नंबर एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसे आते ही परसों वाले लेक्चर में 2 मिनट लगेगा, हम बता देंगे। ठीक है ना? किसी भी गिवन कंस्ट्रेंट क्वेश्चन ध्यान कौन सा है? 4th का आंसर 4th का सी पार्ट 515। 4th का 515। ठीक है, चलो चलिए परसों तैयार हो गए। कल क्लास का टाइमिंग 4 से 8, एक्सपेक्टेड टाइमिंग 4 से 8। क्लास मिस नहीं करोगे, मंडे बैठे हैं, याद रखना। हम संडे के नोट्स चेक करके मंडे बैठे देंगे आपको, याद रखिए। और आपके हाथों से लिखे हुए नोट हो, जो की पॉइंट्स हो वो भी लिखे हो, पूछेंगे भी, यही मान लो। इतना स्ट्रिक्ट क्लास एंट्री होगी। ठीक है, क्लास में हम क्या करो, संडे अगर अपना हम खराब कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप भी संडे सैक्रिफाइस के लिए पढ़े हैं। कल क्लास की टाइमिंग 4 से 8, आगे मंडे से सर्कल।